आज हम लोग वर्ब के बारे में जानकारी साझा करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब्स यानी क्रिया। वर्ब है क्या? तो वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। चलिए उसको लिखने की कोशिश करते हैं, हिंदी में परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। परिभाषा। क्रिया वह शब्द है क्रिया वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है, अवस्था का बोध होता है। बोध होता है, क्रिया कहलाता है। बोध होता है, क्रिया कहलाता है तो उसे क्रिया कहा जाता है या वह क्रिया कहलाता है। क्रिया कहलाता है। यानी वर्ब वह शब्द है, क्रिया वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। चलिए इसको अंग्रेजी में परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। डिफिनिशन। ए वर्ब इज ए वर्ड which denotes an action, position, relation or a state of being. A verb is a word. A verb is a word which denotes an action, position, relation और a state of being, यानी वर्ब एक शब्द है, यानी क्रिया वह एक शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। चलिए इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा कार्य या व्यापार यानी एक्शन। पहले उस पर देखते हैं। एक्शन यानी कार्य या व्यापार, जैसे मोहन प्लेज, रीता गोज, रोहन इज वीपिंग, वॉकिंग कुछ लिख सकते हैं। वॉकिंग, चलिए वॉकिंग लिखते हैं। उसके बाद द बॉयज
या द बॉयज वीप, ठीक है, या द बॉय लव्स, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए तीन ही रहने देते हैं, जगह कम है। मोहन प्लेज, रीता गोज, रोहन इज वॉकिंग। तो इसमें देख रहे हैं प्लेज या गोज और इज वॉकिंग, ये क्या है? ये सब भार्ब है जो कार्य या व्यापार को दर्शा रहा है। चलिए अब उसके आगे है अधिकार, अधिकार और संबंध। अधिकार और संबंध दोनों को एक साथ लेते हैं, यानी रिलेशन और पोजीशन। रिलेशन और पोजीशन, पोजीशन यानी संबंध और अधिकार। अधिकार, संबंध और अधिकार, इन दोनों के बारे में समझते हैं। जैसे आई हैव ए पेन, यू हैव ए कार, ऐसा हो सकता है संबंध, यानी जिससे संबंध या अधिकार का बोध हो, जिस जो वर्ब संबंध और अधिकार को जताए, दर्शाए। जैसे आई हैव ए पेन, यू हैव ए कार, शी हैज टू पेन्स या ही हैज टू पेन्स, शी हैज टू पेन्स। तो यहां हमने देखा कि आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है या मेरे पास कलम है। यू हैव ए कार, आपके पास गाड़ी है या आपके पास गाड़ी है। शी हैज टू पेन्स, उसके पास दो कलमें हैं। तो यहां पर क्या है? ये हैज, हैव और यहां पर हैव, ये सब क्या है? यह अधिकार या संबंध को दर्शा रहा है जो वर्ब है। तो ये अधिकार और संबंध को दर्शा रहा है। अब इसके बाद है अवस्था, स्थिति या अवस्था। तो क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, BEING, स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था, या इसको स्थिति भी कहेंगे, स्थिति। अब इसके पहलू को देखते हैं। जैसे रीता इज ए पुअर गर्ल, आई एम ए पुअर बॉय, यू आर ए रिच मैन, आई एम रिच, यू आर रिच। चलिए उसको लिखने की कोशिश करते हैं। रीता इज ए रिच गर्ल, यू आर पुअर। इसके अलावा कुछ और हो सकता है, जैसे यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, आई एम सैड, आई एम सैड इत्यादि। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि रीता धनी लड़की है, अमीर लड़की है। यू आर पुअर, तुम गरीब हो, आप गरीब है। यू आर हैप्पी, आप खुश है। आई एम सैड, मैं उदास हूं। तो यहां पर क्या है? ये धनी, उदासी, खुशी, गरीबी, ये सब क्या है? अवस्था को दर्शा रहा है। यहां पर अवस्था या स्थिति को दर्शा रहा है जो या वर्ब के रूप में है। तो इससे पता चला कि वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध कराता है। यानी ए वर्ब इज ए वर्ड व्हिच डिनोट्स एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। इस तरह से उम्मीद है कि आप सब वर्ब के बारे में समझ गए होंगे। अब इसके बाद आगे चलते हैं।
अब हम इसके प्रकार के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि इनके क्या कितने प्रकार हैं। वैसे इंग्लिश वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। इंग्लिश वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है लेक्सिकल वर्ब, पहला लेक्सिकल वर्ब्स और दूसरा है एक्सुअली वर्ब्स। वैसे वाक्य में प्रयोग के आधार पर वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। जिसे हम एक को मेन वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब, और दूसरे को हेल्पिंग वर्ब। तो थोड़ा हम इसको समझ ले। वैसे लेक्सिकल वर्ब और एक्सुअली वर्ब, लेक्सिकल वर्ब के जगह पर हम मेन वर्ब यानी मेन वर्ब और लेक्सिकल वर्ब दोनों को हम एक ही मान सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लेक्सिकल वर्ब ना पढ़ के हम उनको उसके जगह पर हम मेन वर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, और एक्सुअली वर्ब के जगह पर हम इसको हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे। तो हेल्पिंग यूं समझ ले कि हेल्पिंग वर्ब को ही हम एक्सुअली वर्ब कहेंगे या एक्सुअली वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ेंगे और लेक्सिकल वर्ब को हम मेन वर्ब के रूप में पढ़ेंगे। तो चलिए हम इन दोनों वर्बों को अलग अलग परिभाषित करते हैं और उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो पहला है वाक्य में प्रयोग के आधार पर वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है मेन वर्ब, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, मेन वर्ब, और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। यानी इसको हम प्रधान या मुख्य क्रिया कह सकते हैं, या मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो चलिए सबसे पहले मेन वर्ब के बारे में कुछ जानकारी साझा करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाद में पढ़ेंगे। तो मेन वर्ब किसे कहते हैं? जो वर्ब किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है। जो वर्ब किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है तो उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। चलिए इसी को लिख देते हैं। जो वर्ब वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है मेन वर्ब कहलाती है। चलिए तो कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे यू आर ए बॉय, जैसे यू आर ए बॉय, आई एम रीडिंग, रीता वाज वॉकिंग इत्यादि। जैसे यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां पर आर है, मेन वर्ब नहीं है, यहां पर सिर्फ आर है, तो यहां पर यह आर मेन वर्ब का कार्य करेगा। एम रीडिंग, यहां पर एम भी है और रीडिंग भी है, तो यहां पर ये रीडिंग
मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, और यहां पर ये एम सहायक क्रिया है। तो परिभाषा में स्पष्ट है कि यह अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है। ठीक है, चलिए इसको अंग्रेजी में परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। The verbs used alone or together. The verbs used alone or together यानी अकेले या किसी के साथ, with helping verbs, together with helping verbs, with helping verbs are called main verb, are called main verbs, यानी जो भार्ब वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है वह मेन वर्ब कहलाती है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कभी यह अकेले भी आते हैं और यह कभी सहायक क्रिया के साथ भी। तो कुछ और उदाहरण लेते हैं। जब मेन वर्ब ना आए और सिर्फ सहायक क्रिया रहे तो उसमें तो कैसे करेंगे, जैसे हम देखे हैं आई एम ए बॉय, आई एम रीडिंग। तो हम अभी फिर इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। आई एम ए बॉय, एम यहां पर सहायक क्रिया है, लेकिन यहां पर कोई अदर वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, इसलिए यहां पर यह मेन वर्ब हो जाएगा। एम जो है मेन वर्ब हो जाएगा, और यहां पर रीडिंग मेन वर्ब है, एम सहायक क्रिया हो जाएगा। अगर इसी तरह से, यानी हमने देखा अभी कि एक ही क्रिया है इसमें और यहां पर दो है, एक सहायक क्रिया हो जाएगा और एक मुख्य क्रिया हो जाएगा। तो अगर जब एक या दो से अधिक जब क्रियाएं हो, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको कैसे जानेंगे। जैसे आई हैव बीन रीडिंग, इस स्थिति में हम इसको किसको मेन वर्ब समझेंगे, किसको मेन वर्ब से जानेंगे, पहचानेंगे। तो यहां पर पहचान है कि जब वाक्य में एक से अधिक या दो से अधिक वर्ब रहे तो उसके अंतिम वाले वर्ब को हम मेन वर्ब समझेंगे। तो यहां पर अंतिम वाला क्या है, रीडिंग, तो यहां पर रीडिंग मेन वर्ब होगा। तो अब चलते हैं आगे, इसके प्रकार यानी कितने रूपों में है। तो मेन वर्ब को 5 रूपों में बांटा गया है, यह 5 रूप में होता है। लेक्सिकल वर्ब यानी कि मेन वर्ब 5 फॉर्म में होता है, यानी 5 रूप में होता है। तो चलिए वे 5 रूप कौन कौन से हैं उनकी जानकारी लेते हैं। पहला है, लिख देते हैं, प्रधान क्रिया यानी मुख्य क्रिया। प्रधान क्रिया के 5 रूप होते हैं, 5 रूप यानी फॉर्म्स होते हैं। चलिए वो कौन कौन से हैं उसकी जानकारी लेते हैं। पहला है बेस फॉर्म,